अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद इस चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली हर तरीके की वीडियोस जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं, बच्चा हर तरीके के मामले में मेरे विचार सुनना चाहता है या मेरा ओपिनियन जानना चाहता है। तो पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, या पॉलिटिकल एजेंडा तो सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम्स या पॉलिटिकल मैटर्स के लिए जो इंडिया फर्स्ट जो हमारा चैनल है उसके ऊपर मैं डालने की कोशिश करता हूं, और जो स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं, जो प्रॉपरली UPSC से डेडिकेटेड वीडियो हैं, वो इस पे डालने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक टॉपिक बलूचिस्तान मामला है, सॉरी गिलगित बाल्तिस्तान मामला है, और उसके ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरीके से, जैसे आपने हेडलाइन में देख लिया होगा या थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि गिलगित बाल्तिस्तान जो है वो असलियत में पाकिस्तान और चीन का षड्यंत्र है, किस तरीके से उसे समझिए। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि गिलगित बाल्तिस्तान क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बहुत 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 सुंदर इलाकों में से एक गिलगित बाल्तिस्तान। जिस तरीके के एक फोटो ऐसे ही मनमोहक, न जाने कितना सौंदर्य इसके अंदर छिपा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है। भाई, फोटोग्राफ के थ्रू ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दूर दूर तक पहाड़ और नदियां और बर्फ़ और सब चीज़ें जो भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो सारे का सारा हमारी प्रॉपर्टी, हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन किसी वजह से, किसी सिस्टम्स की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, या यूं कहें कि अपनी कमज़ोरी की वजह से, या गलत निर्णय की वजह से, या कोई भी परिस्थिति थी उसकी वजह से, ये आज के दिन हमारा हिस्सा दावे के अंदर तो है, लेकिन कब्ज़ा हमारा नहीं है। और अगर इस कब्ज़े को देखा जाए तो आज के दिन ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और पाकिस्तान इस कब्जाई हुई ज़मीन को मुंह मांगे दामों पर चीन को बेच रहा है। और चीन को इसकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि उसे अपना एक CPEC नाम का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। चीन की इस पे बहुत ज़बरदस्त नज़र है, लेकिन समस्या ये है, अगर ये भारत को मिल जाए तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया का पूरा बाज़ार खुल जाए, और वो इस हद तक खुले कि चीन को सेंट्रल एशिया में कड़ी टक्कर भारत दे सकता है। यही चीज़ मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं कि इस गिलगित बाल्तिस्तान की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, गिलगित बाल्तिस्तान की चाइना पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और गिलगित बाल्तिस्तान की खुद की क्या समस्या है। दोस्तों, अगर यहाँ देखा जाए, सुंदरता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुंदरता की अक्सर कुछ समस्याएं भी होती हैं, और उन समस्याओं से पार पाना भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। ब्यूटी ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव ट्रबल्स। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये नक्शा आपको खुल के अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि असलियत में ये यहाँ पर मामला क्या है। मामला अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो आपको ब्लूइश कलर में नज़र आ रहा है, ये इंडिया के हिस्से में है। ये गिलगित एजेंसी और ये बाल्तिस्तान, ये दो एजेंसी। यहाँ ये सक्शगम वैली है, ये पूरी सक्शगम वैली पाकिस्तान ने चीन के सरेंडर कर दी है। अक्साई चीन के ऊपर चीन का कब्जा है, और ये सियाचिन ग्लेशियर है। इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत की सेनाएं जाकर बैठी हुई हैं, और आज के दिन बहुत अच्छी पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान को जब मर्जी धोबड़ा तोड़ सकती हैं। और ख़ास बात यह है, इसी अक्साई चीन से चाइना का एक जो हाईवे है 216 वो जा रहा है, और यहाँ से इसी हाईवे को अगर आप देखेंगे, वो इस तरफ से अक्साई चीन को क्रॉस करते हुए सक्शगम वैली से होते हुए, इस नीलम वैली वगैरह होते हुए सारे का सारा इस तरीके से जा रहा है। यहाँ ये इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारत का जो दबदबा है वो असलियत में चीन की सक्शगम वैली, इसका ये हाईवे, CPEC प्रोजेक्ट और सबके लिए चैलेंजिंग है सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की प्रेजेंस। अब यहां मामला आ जाता है बाल्तिस्तान का। तो ये एक बड़ा प्रोविंस बाल्तिस्तान है, और उसी हिसाब से बड़ा प्रोविंस गिलगित है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरे इलाके को, पूरे रीजन को, तो यहाँ आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ब्यूटी भले ही अच्छी है, लेकिन माउंटेन रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाका है, और उसके बाद वैलीज बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, लाइफ हार्ड है, हार्ड लाइफ है, रिसोर्सेज कम हैं। हार्ड लाइफ है, लेस रिसोर्सेज हैं, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हद से ज़्यादा कम है। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी हद से ज़्यादा कम है।
डेंसिटी इज वेरी लेस, बहुत कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर आप देखेंगे कि माउंटेन रीजन, लेकिन अगर इस पूरे इलाके को देखेंगे कि प्रेजेंट डे सिनेरियो अगर देखा जाए, प्रेजेंट डे सिनेरियो अगर देखा जाए और इस सिनेरियो को देखेंगे अगर आप ध्यान से आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको समझ में आएगा प्रेजेंट डे सिनेरियो के अंदर कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 कंट्रीज, one mainly 2 countries, one is China, another is India। पाकिस्तान जो है इसी चीज का फायदा उठा रहा है एंड पाकिस्तान इज डूइंग कैश, या पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज मेकिंग मनी फ्रॉम दिस फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए पैसा बना रहा है। कैसे, वो समझिए। असलियत में दोस्तों अगर इसे मैं वर्ल्ड मैप पर दिखाऊं आपको यहां पर, तो यहां आपको इस तरीके से नजर आएगा, चलो इसे थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। गिलगित बाल्टिस्तान का ये इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचकर देखिए, इस इलाके का जिस भी कंट्री का कब्जा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकता, इसे किसी ना किसी बड़ी सिविलाइजेशन के अंडर में आना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस इलाके में यहाँ ये तिब्बत है, अब इधर ये तिब्बत है, और इसी तरीके से दूसरे इलाकों के अंदर भी अगर आप देखोगे हर जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है तो वहाँ स्ट्रेटेजिकली वो कमज़ोर पड़ जाता है और बड़ी पॉपुलेशन वाले उस पर हमेशा कब्जा करने की सोचते हैं। अब चीन के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझिए। चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि चाइना को हर मामले में बार बार, जैसे मैं समझाता हूं, कि चाइना को यहां से और अपने तेल की पूर्ति करने के लिए इस रूट को पहले फॉलो करना पड़ता था, जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है। और यहां जो है ये मलक्का स्ट्रेट है और चाइना की ये मलक्का डायलेमा है, मलक्का स्ट्रेट है, और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये चाइना के लिए हमेशा डायलेमा रहा, एक दुविधा रही कि यहाँ इंडिया की प्रेजेंस, अमेरिका की प्रेजेंस, यहाँ सिंगापुर में अमेरिका की प्रेजेंस और ताइवान से लेकर सभी देशों की प्रेजेंस चाइना के लिए सरदर्द है बहुत तगड़ा, और उसका असर डर है बहुत तगड़ा कि अगर ये सप्लाई लाइन, जैसे आज इंडिया और चाइना का पंगा चल रहा है, तो आज अगर ये सप्लाई लाइन काट दी जाए तो चीन को तेल से लेकर बाकी सब चीज़ों की तिलमिलाहट होगी और चीन की इकोनॉमी के जो कंडीशन है वो हैम्पर होगी, और इंडिया यहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जब मर्जी चाइना की गर्दन दबा सकता है। अब चीन की ये जो मलक्का डायलेमा है वो हमेशा समस्या में रहती है, इसलिए चीन हमेशा अल्टरनेट रूट्स ढूंढता रहेगा। तो यहां से ये मेनलैंड चाइना है और बाकी तो सारा ये जिस तरीके से भी है, इस मेनलैंड चाइना का ने हमेशा एक अल्टरनेट रूट ढूंढने की कोशिश करी, और इसी अल्टरनेट रूट के ढूंढने की कवायद के चलते, एफर्ट्स के चलते, चाइना ने 2 हाईवेज डेवलप किए, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, और यहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू होते हुए ये सिल्क रूट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और एक पोलैंड तक जा रहा है। ये चाइना कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो पूरा इलाका सेंट्रल एशिया का है, इसके ऊपर तो चीन का एक तरीके से दबदबा हो चुका है, और सारे कंट्रीज़ के लगभग जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका 75% पर चीन का खुला कब्जा हो चुका है।
50 से लेकर 75% तक खुला कब्जा है। और आज के दिन ये जो सेंट्रल एशिया है ये तिलमिला रहा है चीन के दबदबे में। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वाले मामले में तो अगर आप देखेंगे तो ताजिकिस्तान को तो चीन खुले तौर पे कह चुका है कि आप एक काम करें, आपका जो पामीर वाला रीजन है वो हमें दे दें, और बड़े प्यार से शालीनता से मांग रहा है। और पामीर रीजन ज़्यादा बड़ा नहीं, पूरे ताजिकिस्तान का 45% इलाका है। उससे पहले भी काफ़ी सारा इलाका कब्जा पहले ही कर चुका है। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में सेंट्रल एशिया से भले ही चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाइना अगर इस इलाके पर रूट पे आ जाता है, पाकिस्तान के साथ उसके नाजायज़ संबंध बन चुके हैं, तो यहाँ ग्वादर पोर्ट से सी पैक बनाया, और इस सी पैक के चलते यहाँ से तेल वगैरह की सप्लाई बाय रोड सही यहाँ तक पहुँच रही है, और चाइना इस पूरे इलाके को बाईपास कर जाएगा। चाइना को इस इलाके पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, तो अल्टरनेट है। ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए चाइना कभी भी इस का एरिया पर हमेशा कब्जा करना चाहता है, और यही रीज़न है कि सक्सगम वैली चाइना ने छीन ली है कि ये तो हमें दे दो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कहोगे ठीक है सर, ये तो मामला ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए क्या फ़ायदा? अगर आप ओल्ड रूट्स को देखेंगे, ओल्ड रूट्स खासकर ट्रेड रूट्स को देखेंगे, ओल्ड ट्रेड रूट्स फॉर इंडिया को अगर देखेंगे, तो इंडिया लगभग मोटे मोटे तौर पर 2 ज्योग्राफिकल फीचर्स में डिवाइडेड है। एक तो ज्योग्राफिकल फीचर वो जो नीचे वाला पार्ट है, जो सी वाला, और जो ये साउथ इंडिया जो है वो सी रूट से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये जो साउथ इंडिया है ये डायरेक्टली सी रूट से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसकी जो प्रॉस्पेरिटी, इसकी तरक्की जो है, प्रगति जो है, वो सी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया पहले तो ताम्रलिप्ति से, फिर बाद में वो कलकत्ता पोर्ट से या ढाका से होते हुए कैसे भी करके इस पूरे एक हाईवे के ऊपर, एक रूट के ऊपर इसकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। और ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो इस तरीके से है, ये हाईवेज इसके मामले देखिए, ये NH1 और 2 जो है ये इस तरीके से जाता है, और चीन से जोड़ने वाले वो जो सिल्क रूट था शुरू में भी, उससे जुड़ा हुआ ये नज़र आता था या उससे जुड़ता था। जब जब ये सिल्क रूट जुड़ा रहा, जब इंडिया सिल्क रूट से जुड़ा रहा, जब इंडिया सिल्क रूट से जुड़ा रहा, तब इंडिया का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर ट्रेड होता रहा, और इसके ट्रेड का बेनिफिट यूपी बिहार से लेकर झारखंड से लेकर जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं सबको मिलता रहा। और तभी आप देखेंगे कि जब ये वेस्टर्न बॉर्डर्स खुले रहे, जब ये ट्रेड रूट इंडिया का खुला रहा, शक्ति जो है वो मगध या कन्नौज में इकट्ठी होती रही। जब ये ट्रेड रूट बंद हुआ, यहां से शक्ति गायब होनी शुरू हो गई, पैसा और ताकत दोनों गायब होनी शुरू हो गई। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेड रूट खुलना जरूरी है। ट्रेड रूट खुलेगा, व्यापार मार्ग खुलेगा, तो ट्रेड शुरू हो जाएगा, यानी व्यापार शुरू हो जाएगा। और व्यापार शुरू होने का डायरेक्ट असर जो है, व्यापार शुरू होने का डायरेक्ट असर जो है, वो व्यापार डायरेक्ट प्रभाव, जो अच्छा प्रभाव है, वो उस रूट के, उस व्यापार मार्ग के आसपास रहने वाले इलाकों पर पूरा पड़ता है। रोजगार मिलता है, पैसा आता है, लोगों का आवागमन होता है और सब चीज़ें। तभी आप देखेंगे कि एक चलती फिरती रोड के आसपास लोगों के पास पैसा काफ़ी होता है, रोजगार के साधन होते हैं। भाई दिल्ली जयपुर हाईवे को आप देखेंगे, दिल्ली बॉम्बे हाईवे को, तो जो जयपुर से होते हुए जाता है उसकी प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। कंपैरेटिवली अगर इसी रूट को आप देखते हैं, कंपैरेटिवली अगर इसी रूट को आप देखते हैं दूसरे किसी हाईवे से, या दूसरे किसी कमज़ोर हाईवे से, या कम जिस पे ट्रैफिक कम चलता हो उस हाईवे से, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कोई वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, पैसा नहीं है।
यहां पर भी यही है, इंडिया के अंदर ये रूट जब तक खुला रहा तब तक प्रॉस्पेरिटी थी। पाकिस्तान के बनने के बाद हमारे यूपी, बिहार और इस पूरे वेस्टर्न जो नॉर्थ इंडिया वाला इलाका था, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ये जो ट्रेड रूट था ये अमृतसर तक जाकर रुक गया, और अमृतसर तक जाकर रुकने के बाद इन्हें या तो, और सेंट्रल एशिया जो इनका ट्रेडिशनल मार्केट होता था वो खत्म हो गया। अब या तो वो अपने प्रोडक्ट्स को, कंपनियों को इधर लेके आए, तो गुजरात ना रुकेगी कंपनी, जरूरी है यूपी बिहार जाएगी कंपनी, गुजरात रुकेगी, महाराष्ट्र से लेकर साउथ में रुकेगी ना, या फिर वो उड़ीसा और बॉम्बे में रुकेगी, क्योंकि पोर्ट है, रास्ता है, और ट्रेड जो है रास्ता, और व्यापार और कंपनियां जो हैं वो रास्ते के ऊपर होंगी जहां से उन्हें सामान लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कम से कम बाजार मिले उन्हें। और यहां तो बाजार आपका बंद है, यहां रास्ता ब्लॉक हो गया ना, तो पीछे पीछे रह गए, तो इलाका पूरा बीमारू राज्य सारे नॉर्थ में है और पिछड़े हुए हैं। हरियाणा को छोड़ दीजिए या पंजाब को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा है, और खासकर हरियाणा को तो दिल्ली के पड़ोस में होने का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। वरना अगर यही ज़मीनें जो इनकी आजकल करोड़ों रुपए की हैं, ये ज़मीनें अगर इतनी ही ज़मीन यूपी, बिहार या झारखंड में होती तो इन्हें आधे कपड़े पहनने के पैसे ना होते। फैक्ट है ये, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं ट्रेड मायने रखता है, वरना किसान तो एक रोटियों के लायक ही कमा पाता है, बहुत ज़्यादा कुछ उसको प्रॉस्पेरिटी या पैसा नहीं होता। ऐसे में इंडिया के लिए गिलगित बाल्टिस्तान क्यों ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान को भले ही ख़त्म जल्दी से ना कर पाओ, वैसे तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अगर ये इलाका आपसे मिल जाता है तो आपको डबल बेनिफिट होगा। इस पूरे इलाके को इंडिया से मिलने के बाद आपको डबल बेनिफिट होगा, और डबल बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि एक तो ये ट्रेड रूट पूरा खुलेगा, जो भले ही अमृतसर पर जाके रुकता था, लेकिन अब वो ट्रेड रूट अफगानिस्तान के होते होते सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा। और सेंट्रल एशिया के वो देश जो लगभग 5 हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जो हैं, ये पूरे के पूरे जो 5 देश हैं, ये जो चाइना के डोमिनेंस में उलझ के डरे हुए हैं, चाइना का इनके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उनको एक कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा, इंडिया के पहुंचने के बाद वो कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। और ये जो रास्ता अभी तक बंद था, ये ट्रेड रूट की फॉर्म में सही खुल जाएगा, व्यापार मार्ग खुलेगा। तो जो कंपनियां अभी तक अपने आप को साउथ इंडिया के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, अब वो इनको अगर इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी तो अपनी यूनिट्स नॉर्थ इंडिया में लगाना भी शुरू कर देंगी। और जब वो अपनी यूनिट्स नॉर्थ इंडिया में लगाना शुरू कर देंगी तो यहां पर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा, तरक्की होगी शुरू से लेके आखिरी तक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम सामान भेजोगे, वहां से सामान वापस भी आएगा, कुछ ना कुछ तो वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, या तो वो इधर वाले पोर्ट को ढूंढेंगे या फिर गुजरात वाले किसी भी पोर्ट को ढूंढेंगे। अगर उन्हें अपना सामान कंबोडिया वगैरह भेजना हो तो रास्ते के थ्रू उधर भेज दिया, नहीं तो वो गुजरात भेज दिया। रास्ता खुलने से क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा और नॉर्थ इंडिया जो है वो अपने आप तरक्की कर जाएगा। इकोनॉमी का बड़ा असर होता है। और दूसरा असर यह होगा कि अभी तक जो रास्ता इंडिया के लिए यहां तक बंद हो रहा था, अब वो चाइना के लिए यहां आके रास्ता बंद हो जाएगा कि यहां इंडिया खड़ा है, और पाकिस्तान के लिए ये रास्ता यहां बंद हो जाएगा कि इंडिया के लिए खड़ा है। और चीन और पाकिस्तान की जो नाजायज संबंधों वाली दोस्ती है वो खत्म हो जाएगी, कम से कम खुले तौर पर नहीं रहेगी। तो इसलिए इंडिया और चाइना दोनों के लिए ये जो सक्शगम वैली है, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, स्ट्रेटेजिक। और उससे ज़्यादा मेन बात पता है क्या है दोस्तों, इतना तो है ही, चलो इंडिया और पाकिस्तान, एक बात और याद रखिएगा कि जिस भी पावर का इस इलाके पर कंट्रोल होगा, पाकिस्तान जैसे निकम्मे नकारा नालायक आतंकवादियों से भरे देश को छोड़ दिया जाए, तो मान लिया अगर इंडिया का यहां कंट्रोल है तो सेंट्रल एशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे इस इलाके से, जो कि खुद पॉपुलेशन जिसकी कम है, उस इलाके से जुड़े होंगे। और जिसका इस इलाके पर, जिस पावर का इस इलाके पर कंट्रोल होगा, तभी चाइना इस पर कंट्रोल चाहता है।
जिसका इस इलाके पर कंट्रोल होगा वो इस पूरे इलाके पर डोमिनेंस बनाए रखेगा। चाइना देख लो, डोमिनेंस इंडिया पे बनाने की पूरी कोशिश करता है। पाकिस्तान जो है भले ही कमजोर है, लेकिन चाइना का पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल है। चाइना का अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। चाइना का ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के ऊपर मैं बता ही चुका हूं। इसे उल्टा करके देख लो, जिस टाइम इंडिया यहां आ जाएगा, इंडिया की डायरेक्ट अप्रोच अफगानिस्तान तक होगी, डायरेक्ट अप्रोच सेंट्रल एशिया तक होगी। चाइना की भी ऐसी तैसी, पाकिस्तान तो खैर गधा देश है ही, जानवरों का देश है ही, आतंकवादियों का देश है यार। अब ऐसी सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी इतिहास में हमारे इसको लूज करने की गलती करी और जिसके हाथ से ये निकला, बहुत खतरनाक गया और भारत के लिए बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त था ये। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहां पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है उसे समझिए। पाकिस्तान छोटा सा तो देश ही है, कुत्ते जैसी इसकी शक्ल लगती है। अब ये जो छोटा सा देश है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान इस पूरे इलाके में, खासकर बाल्टिस्तान और गिलगित इलाके में, अभी तक इसे आप देखेंगे एजेंसी लिखा हुआ है और इसे भी एजेंसी लिखा हुआ है और इसे डिस्प्यूटेड वैली माना गया है, डिस्प्यूटेड रीजन मान लिया गया है यूनाइटेड नेशंस में। अब जब यूनाइटेड नेशंस में इसे डिस्प्यूटेड वैली मान लिया गया है, डिस्प्यूटेड रीजन मान लिया गया है, यानी पूरे का पूरा जो है वो कहीं ना कहीं विवादित क्षेत्र मान लिया गया है। अब चीन इसमें क्या, पाकिस्तान चीन की सपोर्ट से क्या करना चाहता है, इसे अपना 5th प्रोविंस बनाना चाहता है। और जैसे ही ये पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनेगा, 5th प्रोविंस बनेगा, तो इसमें इलेक्शन करवाने की बात होगी। इलेक्शन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक गवर्नमेंट बनेगी जो इलेक्टेड की फॉर्म में मानी जाएगी। और जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, पाकिस्तान सीना ठोक के कहेगा कि ध्यान से देखो, मेरा एक प्रांत मेरा अपना है, यहां पर इलेक्शन के अंदर मुझे वोट मिले हैं, चुनी हुई सरकार है। अब आप कहोगे कि चुन लेंगे तो फिर उसे समस्या क्या है। दोस्तों असलियत में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ कभी रहना ही नहीं चाहते। वो अपने आप को पाकिस्तानी ही नहीं मानते। वो तो एक विवादित क्षेत्र के अपने आप को एक विवादित क्षेत्र मानते हैं और उनका कहना ये है कि जिस दिन कश्मीर समस्या हल हो जाएगी वो एक आज़ाद देश में रहेंगे। ऐसे में वो लोग पाकिस्तान के फेवर में वोट ही क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ पर वोट कैसे लिए जाएंगे वो चालबाजी भी समझ लो। असलियत में इलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोट कौन देता है, वोटर। अगर हम ये वोटर ही बदल दें तो पाकिस्तान की चाल, अगर ये वोटर ही बदल दोगे तो क्या होगा, आप वहां पर डेमोग्राफिक चेंज कर दीजिए। डेमोग्राफिक चेंज करने का मतलब ये क्या है, डेमोग्राफिक चेंज करने का मतलब ये है कि वहाँ की जनसंख्या में ही नया असंतुलन पैदा कर दो। पुराने जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से कहो कि आप दूसरी जगह रहो जहाँ वो माइनॉरिटी में रहेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान के बसाए हुए लोग रहेंगे। अब पाकिस्तानी अगर आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दें, उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो कल को रेफरेंडम होगा तो कागज़ बनाने वाली जो एजेंसी है वो तो पाकिस्तान की ही होगी, तो वोट भी पाकिस्तान के फेवर में ही पड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान के फेवर में वोट पड़ेंगे तो रेफरेंडम में ये डिक्लेयर किया जाएगा कि हम तो पाकिस्तानी हैं। और जब ये डिक्लेयर किया जाएगा हम तो पाकिस्तानी हैं, तो सीना ठोक के पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जाके कहेगा कि ध्यान से देखो इस इलाके को, ये पाकिस्तानी लोगों का इलाका है। और इसीलिए अब इसे विवादित क्षेत्र डिस्प्यूटेड रीजन की लिस्ट से हटाया जाए। और जैसे ही डिस्प्यूटेड रीजन की लिस्ट से हटाया जाएगा, चीन का जो CPEC है उसको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाएगी और चीन पाकिस्तान के दम पे उस पर कुछ भी करे। पाकिस्तान की भिखमंगी सरकार के कहने के अनुसार उस पर कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले को समझिए। अब यहां मामला समझिए कि इसमें किया कैसे जा रहा है।
ये इस तरीके से किया जा रहा है दोस्तों कि असलियत में पाकिस्तान में ढपोसला है डेमोक्रेसी का, तो चलो मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी है, चलो मान लिया कि चलो है डेमोक्रेसी। अब हम इसमें डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर रहे, हम इसमें डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, हम ये मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर एक तो रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी के बाद एक अपोजिशन भी होता है, एक अपोजिशन होता है और सारी की सारी जो टसल होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी है और वो है मिलिट्री, मिलिट्री रूल, मिलिट्री कमांडर्स एंड ऑल। असलियत में असली पावर तो इन्हीं के पास है और इसने जिसके हाथ में, जिसके सर पे हाथ रख दिया वो रूलिंग पार्टी है। आर्मी ने जिसके सर पे हाथ रख दिया वो रूलिंग पार्टी है। पाकिस्तान की वास्तविकता समझिए। इस वीडियो को देखने वाले 90% लोगों को आपकी सेना के अध्यक्ष का नाम नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो MM नरवणे और विपिन रावत के बीच में अभी भी कंफ्यूजन होगी। लेकिन वहां का बच्चा बच्चा एक एक ब्रिगेडियर का नाम तक जानता है, मेजर का नाम तक जानता है। वहां सेना की वो रेप्यूटेशन है। और जो आर्मी रूल्ड स्टेट होते हैं उसमें आर्मी भले ही मैक्सिमम में तो वो खुल के सामने खड़े होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आर्मी भले ही पर्दे के पीछे खड़ी हो, लेकिन जिसके सर पे वो आर्मी हाथ रख देगी सरकार उसी की बनेगी। इमरान खान जो एक क्रिकेटर है जिसे कुछ नहीं आता पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर, वो बंदा जो है वो अपनी सरकार, वो इसलिए जमा हुआ है क्योंकि वो बढ़िया कठपुतली है सरकार के लिए, सेना के लिए। नवाज शरीफ सेना से जल्दी से दबेगा नहीं और बाकी पार्टियां कमज़ोर हैं। ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ को तो भगा दिया बाहर, उसके छोटे भाई को कर दिया अंदर, शहबाज शरीफ को, बेटी के ऊपर मुकदमा कर दिया, खानदान पूरा ख़त्म करने की तैयारी में। और हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको खबरें मिलनी शुरू हो कि शहबाज शरीफ की जेल में हत्या हो गई, हो सकता है खबरें मिलनी शुरू हो कि जो मरियम शरीफ है उनको मार डाला गया, हो सकता है आपको खबर मिले कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचे और जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को उड़ाया गया उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे ने नवाज शरीफ को उड़ा दिया। और उसके बाद लीपा पोती, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई सब होकर ऐसे हो गए कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ हवन यज्ञ या पार्टी हुई थी, कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ना मरा था या एक्स प्रधानमंत्री थोड़ा ना मरा था। पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अब यहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके बारे में समझिए कि असलियत में मिलिट्री ने इसका रूल, और मिलिट्री को क्या चाहिए, मिलिट्री को चाहिए एक तो फंड्स, पैसा, और दूसरा चाहिए आर्म्स यानी हथियार। और इन दोनों को देने के लिए इनके एक नाजायज़ अब्बाजान बैठे हुए हैं, चाइना। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट प्रॉब्लम इज पाकिस्तान के साथ कि उसके बारे में अच्छे वर्ड्स निकलते ही नहीं है। यार क्या देश, जानवरों से भरा हुआ देश है यार, क्या कहाँ ले जाते हैं वो अपने देश को। भाई मैंने अगर जिस पार्टी को वोट दिया मैं तो उसे खुल के बोलूँगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उन्होंने 2:30 बजे किसी लड़की को फूंक दिया तो वो चाहे जो मर्जी बहाने बनाए कि लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल, तो तुम क्या कर रहे थे भाई लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले में। मैं तो सवाल पूछूंगा अपनी सरकार से कि कल को अगर मेरे घर की बेटी को उठाकर तुम 2:30 बजे फूंक दोगे तो मुझसे पहले मैं मर ना जाऊं। सिचुएशन को समझिए, मामला क्या है। मामला आपको समझ रहे हैं कि चाइना इन मिलिट्री के पीछे, चाइना गेम खेल रहा है, चाइना ऑर्डर देता है मिलिट्री को, मिलिट्री ऑर्डर दे रही है इमरान खान को। इमरान खान जो है वो बोल रहा है आजकल, वरना उसे कुछ क्रिकेटर है, बॉलिंग अच्छी करता भले ही होगा लेकिन बाकी कुछ थोड़ा ना आता है उसको। और पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री के लिए बहुत बढ़िया रूलर है। अब मिलिट्री ने ऐसे अब शोर क्या मचा कि अब जब आप इसका पूरा बिहेवियर चेंज करने की तैयारी में हो तो माने या ना माने इस रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को समझाना पड़ेगा कि देखो भैया हम ये करने जा रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है। अपोजिशन कहेंगे कैसे कर लोगे, हमारी ये राय है। तो सरकार कहेगी कि भैया आपको चुप होना पड़ेगा क्योंकि हम ये करने जा रहे हैं।
और अपोजिशन पार्टी को पता है अगर गिलगित बाल्तिस्तान में इस तरीके का हुआ तो इमरान खान को फायदा हो सकता है या कुछ भी, लेकिन असर जो है वो उनकी राजनीति पे जरूर पड़ेगा। और कभी कभार एक आधी पार्टी ऐसी भी होती है जो विरोध का आवाज सच के लिए उठाती है, सही के लिए उठाती है कि इससे कहीं ना कहीं, और सच्चाई ये है कि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हितों पर बुरा असर पड़ेगा और चीन जो है वो पाकिस्तान की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करता चला जाएगा। तो ऐसे में अपोजिशन पार्टियां आवाज उठाएंगी, लेकिन इन अपोजिशन पार्टियों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, तो अगर आप इस दबाने के तरीके को देखेंगे तो ये न्यूज़ जो है वो हिंदी के एक अखबार से ली गई, उसके अंदर अगर आप लोगों को समझ में आए तो असलियत में जैसे पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रमुख जो हैं शौकत अली कश्मीरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सेना का कोई भी जनरल राजनीतिक पार्टी की बैठक में नहीं बुला सकता। अब सोच कर देखिए, वो ये कह रहे हैं, लेकिन आगे आपको खुद सूत्रों के हवाले से खबर ये कही गई कि सेना के मुख्यालय के अंदर विपक्षी दलों को उठाकर बुलाया गया। सोच कर देखिए, हमारे यहाँ विपक्षी दल सीधा राष्ट्रपति के से मिलने जाते हैं और प्रधानमंत्री के आवेदन पर जाते हैं। मिलने जाना होगा तो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव या यूं कहेंगे सिंबल ऑफ आवर रिपब्लिक है। लेकिन अगर आवेदन दिया जाएगा तो हमारे विपक्षी दल सर्वदल सभा के अंदर या ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर मिलने जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर, कभी आपने सुना है कि हमारे मिलिट्री कमांडर ने सभा बुलाई और सारे विपक्षी दल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर जितने भी विपक्षी पार्टियां वो सारी पहुंच गई हों? हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सेना का जो अध्यक्ष हैं वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में सेना सर्वोच्च नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। हमारा जो संविधान है वो शुरू वी द पीपल से होता है, तो लोगों की सर्वोच्चता है, लोकतंत्र की सर्वोच्चता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का अगर आप सिस्टम देखें, जिसके अंदर पाकिस्तान का अगर सिस्टम देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है उसमें आपको समझ में आएगा कि असलियत में पाकिस्तान का मामला इतना खराब है कि वहां पर आज तक डेमोक्रेसी जो है वो पिछली 2 ही डेमोक्रेटिक सरकारें अपना 5 साल पूरा कर पाई हैं, तीसरी सरकार है। उससे पहले तो ये मिलिट्री कमांडर ही कब्जा जमाए रहते थे और अपने मतलब रूल करते थे, सेना डायरेक्ट रूल अंडर में होती थी, उनके आर्मी रूल रहता था। मुशर्रफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे पहले भी जियाउल हक से लेकर कितने सारे ऐसे रहे जो कि पूरे के पूरे मिलिट्री, अयूब खान वगैरह बहुत सारे थे जिन्होंने कमांड करके रखा मिलिट्री कमांडरशिप के अंदर पूरा पाकिस्तान चला, पूरी ताकत उनके पास होती थी। तो मिलिट्री रूल भले ही अब कमज़ोर पड़ रहा हो, लेकिन सत्ता के ऊपर अभी भी उनकी ताकत है। और यही कारण है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने विपक्षी दलों को सेना मुख्यालय में बुलाया और उन्हें बड़े प्यार से समझा दिया कि हम गिलगित बाल्तिस्तान को 5वां प्रदेश बना रहे हैं, कृपया करके आवाज़ ना उठाएं और संसद में जब ये बिल आए तो उसके पक्ष में मतदान कर दें। सेना प्रमुख ने बुलाया और समझा दिया, और समझा के ये कहा कि अब आवाज़ ना उठाएं, वरना जो हाल शहबाज शरीफ का किया कि उठा के जेल में डाल दिया गया, वैसे दुष्परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। होगा क्या? पाकिस्तान जो है इसे गिलगित बाल्तिस्तान को अपने अंडर में लेगा, डायरेक्ट 5वां प्रदेश बनाएगा और उसके अंदर एक ऐसी सरकार बना दी जाएगी जो चीन के मामले में ठप्पा दनादन लगाती जाए। और वो सरकार क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होगी तो वो दावा ठोकेगा कि देखो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर दावा ठोकेगा कि देखो भैया, तुम बेफालतू में शोर मचा रहे हो, वो तुम्हारी षड्यंत्र था विवादित क्षेत्र का, ये तो हमारे सारे भाई हैं, इनके यहाँ चुनी हुई सरकार है और इस चुनी हुई सरकार ने ही अपनी भलाई देखी कि चीन को ये ज़मीनें दे दी जाए तो हमने दे दी, इसमें आपको क्या समस्या है। और ऐसे में विवादित क्षेत्र अगर ख़त्म हो जाता है तो चीन का दावा भी खत्म, चीन के मतलब पाकिस्तान का जो दावा है उस पर मजबूत होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां वहाँ ये कह रही है कि पाकिस्तान जो भी सो कोल्ड झूठा दावा भारतीय कश्मीर के ऊपर करता है, उसका वो दावा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि असलियत में पाकिस्तान इस मामले में आ चुका है कि कश्मीर भले ही शोर शराबे वाला कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस तरीके से 5वां प्रांत गिलगित बाल्तिस्तान को बना दिया गया है, ऐसी सिचुएशन के अंदर
फ़ायदा उसका ये होगा, ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि उसका मतलब इंडिया को फ़ायदा इसमें कुछ हद तक ये है कि कश्मीर के ऊपर से भी पाकिस्तान का दावा ख़त्म हो जाता है अगर गिलगित बाल्टिस्तान विवादित क्षेत्र होता है। लेकिन भारत का दावा भी अगर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो उसका डायरेक्ट असर ये होगा कि आपको फिर अब अपने इस इलाके को युद्ध के द्वारा ही जीत कर लेना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। खैर, यहाँ ये पूरे का पूरा मामला है, इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस का यही पार्ट है कि गिलगित बाल्टिस्तान के मामले में भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा या कश्मीर मुद्दे पर क्या असर पड़ेगा। तो कम से कम पाकिस्तान का जो दावा अलग अलग लेवल पर होता है वो सारे का सारा दावा ख़त्म हो जाएगा और भारत का पक्ष जो है इसमें मजबूत होगा, भारतीय पक्ष जो है वो मजबूत होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो विपक्ष में आकर या पाकिस्तान बदले में हमारे ऊपर भी ये दावा ठोक सकता है कि ये आपने भी तो किया, हमने किया, कौन सा बड़ा हुआ। लेकिन फिर उसके बाद अगर ये युद्ध में ना उलझें, ये दोनों देश युद्ध में ना उलझें, तो कम से कम ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर का है वो एक तरीके का पार्टीशन जो किसी टाइम पर हो गया था अनइंटेंशनली लड़ाई के चलते ही, और दो देशों ने इस कश्मीर को अपने हिस्से में कब्जे में कर लिया था और तीसरा तो वैसे कब्जे में ले गया था। तो ऐसी सिचुएशन में तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये कि इसका असर ये होगा कि एक तरीके का जो पार्टीशन है वो लीगलाइज्ड फॉर्म में दुनिया के सामने रख दिया जाएगा और साइलेंट एक्सेप्टेंस, साइलेंट एसेंट दोनों का मिल जाएगा। एक चुपचाप वाली सहमति मिल जाएगी, शांत रूप में सहमति मिल जाएगी कि हाँ अब इन दोनों देशों को चुप रह जाना चाहिए या इन दोनों देशों को ये कश्मीर बट गया है। कश्मीर का एक तरीके का बंटवारा वैधानिक तौर पर हो जाएगा। आगे जो भी होगा इसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।